आज ही ये संयोग भी देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सबसे बड़ा काम कर दिया जो 70 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। आजादी के बाद इतने सालों तक किसी ने सोचा नहीं था कि सरकार चलाने के लिए अंग्रेजों की बनाई बिल्डिंगों और व्यवस्था से निकलना चाहिए। सरकार के मंत्रालयों को अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए तरीके से काम नहीं करना चाहिए। और इसलिए देखिए कि 78 साल लग गए और अब जाकर आज पीएम मोदी ने देश के पावर सेंटर का पता बदल दिया। कैसा है पीएम मोदी का नया ऑफिस? पहले ही दिन आते कौन सी बड़ी फाइल पर साइन करके धमाका कर दिया। देखते रह गए राहुल गांधी, इधर पीएम मोदी का वो गजब काम जो नेहरू इंदिरा से लेकर कांग्रेस का कोई पीएम न कर पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने अब ग्लोबल टाइम्स नेटवर्क के ग्लोबल बिजनेस समिट में सुना, लेकिन जिस रिफॉर्म्स की वो बात कर रहे थे, कहा कि किस तरह से रिफॉर्म सिर्फ पॉलिसी में ही नहीं बल्कि माइंडसेट में भी हुआ है। माइंडसेट ऐसा बदला है कि जो काम पहले सालों लटके रहते थे वो अब फटाफट हो रहे हैं। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिन पर आगे बढ़ने की कोई इच्छा शक्ति दिखाता नहीं था, लेकिन आज भारत में स्पीड से काम हो रहा है। जिस माइंडसेट के साथ काम हो रहा है उसने अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही सोच को खत्म किया है। आज ही ये संयोग भी देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सबसे बड़ा काम कर दिया जो 70 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। आजादी के बाद इतने सालों तक किसी ने सोचा नहीं था कि सरकार चलाने के लिए अंग्रेजों की बनाई बिल्डिंगों और व्यवस्था से निकलना चाहिए। सरकार के मंत्रालयों को अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए तरीके से काम नहीं करना चाहिए। और इसलिए देखिए कि 78 साल लग गए और अब जाकर आज पीएम मोदी ने देश के पावर सेंटर का पता बदल दिया। आज पीएम मोदी ने देश के नए प्रधानमंत्री ऑफिस का उद्घाटन किया है। नए दफ्तर से ही अब सरकार चलेगी। पीएम मोदी के नए ऑफिस को सेवा तीर्थ का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री ऑफिस के बोर्ड पर जो लाइन लिखी है उसकी तो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स के बाहर नागरिक देवो भव लिखा है, यानी इस देश का नागरिक भगवान की तरह है और उसकी सेवा करने के लिए दफ्तर बना है, इसलिए इसका नाम सेवा तीर्थ दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री का दफ्तर देश की जनता की सेवा के लिए, इस भाव के साथ आज सेवा तीर्थ का उद्घाटन हुआ। सेवा तीर्थ के उद्घाटन के साथ ही कैसे पीएम मोदी ने अंग्रेजों के बनाए पावर सेंटर की विदाई की, कैसे पीएम मोदी ने लुटियंस दिल्ली वाली मानसिकता की छुट्टी की, आज आपको सब दिखाऊंगा। पीएम मोदी के नए दफ्तर में क्या क्या खास है, कैसे इस बिल्डिंग को भारतीय वास्तुकला और परंपराओं से जोड़कर बनाया गया है, पहले दिन कौन सी फाइल साइन कर दी जिसकी बड़ी चर्चा है, और इधर पीएम मोदी देश के पावर कॉरिडोर्स का पता बदल रहे हैं, उधर राहुल गांधी क्या प्लान बना रहे हैं। आज संसद सत्र के पहले पार्ट का आखिरी दिन था। संसद में आखिरी दिन क्या हुआ, राहुल गांधी ने आज किससे मुलाकात कर ली कि नया बवाल करने की तैयारी हो रही है, यह सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ लाए गए सब्सटैंटिव मोशन का क्या हुआ, सब बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। अब सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों के निर्माण से और कर्मचारियों के समय की इस बचत से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे। किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया। सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी। राहुल गांधी जी अलोकतांत्रिक आचरण करते हैं, अपनी पार्टी में करिए, संसद में आप नहीं कर सकते। आप देखिए कि राहुल गांधी संसद में किताब लहराते रह गए, पोस्टर दिखाते रह गए। आज पीएम मोदी ने वो बड़ा काम निपटा दिया जो कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। विपक्ष इसी में उलझा रह गया कि मोदी का रास्ता रोक दो, भाषण रोक दो, हंगामा मचा दो, पोस्टर बना दो, किताब लहरा दो। इंडी वाले इसी में खुश हो जाते हैं। उधर पीएम मोदी चुपचाप अपने काम में लगे रहे। मदर ऑफ ऑल डील की, अमेरिका के साथ फादर ऑफ ऑल डील की, सबसे बड़ी डिफेंस डील कर रहे हैं, एआई समिट होस्ट कर रहे हैं जिसमें दुनिया के बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने काम करने का तरीका और उनके काम करने का अलग ही लेवल सेट कर दिया है बॉस।
और आज भी उन्होंने दो बड़े काम किए। दिन में नए प्रधानमंत्री दफ्तर सेवा तीर्थ की नाम पट्टिका का अनावरण किया और शाम को सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवनों का भी उद्घाटन किया। आज से प्रधानमंत्री दफ्तर, जो अभी तक साउथ ब्लॉक कहलाता था, उसे सेवा तीर्थ का नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ में पूजा की, उसके बाद यहां से अपने पहले आदेश पर साइन किया, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। शाम को पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवन 1 और 2 का लोकार्पण भी किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और जितेंद्र सिंह भी थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने डाक टिकट और सेवा तीर्थ स्मारक सिक्के का विमोचन किया। सेवा तीर्थ के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने इसकी जरूरत के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि जो पुरानी इमारतें हैं उनको ब्रिटिश राजा महाराजाओं की सोच के हिसाब से बनाया गया था और इनका मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना था, जिनसे अब भारत बाहर आ रहा है पूरी तरीके से। सुनिए जरा। ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। अंग्रेजी हुकूमत की जरूरतों और उसकी सोच को ध्यान में रखकर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जैसी इमारतें बनाने का काम शुरू हुआ। उस दौर में ये भवन ब्रिटेन के महाराजा की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम थे। रायसीना हिल्स का चुनाव भी इसलिए किया गया कि इमारतें अन्य इमारतों से ऊपर रहे, कोई उनकी बराबरी ना कर सके। अब संयोग से सेवा तीर्थ का ये पूरा परिसर किसी पहाड़ी पर न होकर जमीन से ज्यादा जुड़ा है। नए प्रधानमंत्री दफ्तर, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों के बाद सरकार के काम करने का तरीका भी बदल जाएगा, कहा जा रहा है। काम और तेजी से हो पाएगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो। क्योंकि आप देखिए, सेवा तीर्थ एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है और इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसको पीएमओ कहते हैं। दूसरा हिस्सा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और तीसरा हिस्सा है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। कर्तव्य भवन 1 और 2 में अलग अलग मंत्रालय होंगे, यानी पूरी सरकार अब एक जगह से ऑपरेट हो रही होगी। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन, ये सब सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा के तहत ही नई संसद का निर्माण हुआ है। वही सेंट्रल विस्टा जिसके लिए कहा गया था कि नरेंद्र मोदी अपना महल बनवा रहे हैं, यह है वो महल। सेवा तीर्थ, नागरिक देवो भव, जिसको विपक्ष महल बता रहा था। मकसद है कि सरकार के सारे अंगों को एक जगह पर लाया जाए ताकि काम में और तेजी आ सके। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि भारत सरकार के कई मंत्रालय दिल्ली में 50 से ज्यादा जगहों पर अलग अलग इमारतों में चल रहे हैं और इसके किराए भर में हर साल 1,500 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है। कर्तव्य भवन बनने से यह खर्च भी बचेगा। जैसे आजादी के इतने दशकों के बाद भी भारत सरकार के अनेकों मंत्रालय दिल्ली के 50 से ज्यादा अलग अलग स्थानों से चल रहे हैं। हर साल इन मंत्रालयों की इमारतों के किराए पर ही प्रति वर्ष 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। हर रोज 8 से 10,000 कर्मचारियों को एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने का लॉजिस्टिक खर्च अलग होता था। अब सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों के निर्माण से ये खर्च कम होगा, समय बचेगा
और कर्मचारियों के समय की इस बचत से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन के उद्घाटन से ब्रिटिश रूल और गुलामी का प्रतीक इमारतों से सरकार अब नहीं चलेगी। नई दिल्ली के जिस लुटियन जोन से केंद्र सरकार ऑपरेट करती है, उसे ब्रिटिश शासन के दौर में उनकी सुविधा और सोच के हिसाब से बनाया गया था। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से इन इमारतों को नाम दिए थे, जो गुलामी के प्रतीक की तरह सालों से भारत के साथ चिपके हुए थे। पीएम मोदी ने 2014 के बाद से इसमें बदलाव करना शुरू किया। पीएम मोदी भारत को भारतीयता से भरपूर नई पहचान दे रहे हैं। और आप देखिए, प्रधानमंत्री दफ्तर का नाम सेवा तीर्थ कर दिया, केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन कर दिया, राजपथ को बदल के कर्तव्य पथ कर दिया, रेस कोर्स रोड अब लोक कल्याण मार्ग है, राज्यपालों के आवास राजभवन अब लोक भवन कहला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें ब्रिटिश सोच को लागू करने के लिए बनी थी, लेकिन सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन देशवासियों की उम्मीदों को पूरा करने का आधार बनेंगे। क्योंकि जब आप काम ही किसी को एड्रेस ही बताएंगे, कहां ना सेवा तीर्थ, आपके मुंह से भी जब सेवा तीर्थ निकलेगा तो ध्यान में आएगा कि अरे यार सेवा करनी है। कर्तव्य भवन आना है तो कर्तव्य मेरा क्या है ये याद आएगा आपको, और इसलिए इन नामों के बड़े मायने हैं। सुनिए पीएम ने क्या कहा है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का नया दफ्तर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर होते नए भारत का प्रतीक है। सेवा तीर्थ की खासियत की बात करें तो सेवा तीर्थ परिसर करीब 2,26,000 वर्ग फुट में फैला है। इसे बनाने में करीब 1,189 करोड़ रुपए की लागत आई है। सेवा तीर्थ परिसर पूरी तरह हाईटेक बनाया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट है, डिजिटल आर्काइव है, आधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम है, सुरक्षा के लिए स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, मॉनिटरिंग नेटवर्क और एडवांस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है। यानी अब मोदी सरकार नई पहचान के साथ नए पते से चलेगी। लेकिन सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन बनने के बाद अब नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का क्या होगा? इसका जवाब भी पीएम मोदी ने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी इमारतें भारतीय इतिहास का अमर हिस्सा रहेंगी। इन इमारतों से भारत के विकास और बदलाव से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। इन इमारतों को अब म्यूजियम में बदला जाएगा। पुराने भवन में बिताए गए वर्षों की स्मृतियां हमारे साथ रहेगी। अलग अलग समय की चुनौतियों से जूझते हुए वहां से कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। वहां से देश को नई दिशा मिली, सुधार की अनेक पहलें हुई। वो परिसर, वो इमारत भारत के इतिहास का अमर हिस्सा है। इसलिए हमने उस भवन को देश के लिए समर्पित म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। नए प्रधानमंत्री ऑफिस यानी सेवा तीर्थ से पीएम मोदी ने जो सबसे पहला फैसला किया, उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ से महिलाओं, युवाओं और संवेदनशील नागरिकों से जुड़े फैसलों पर साइन किया। प्रधानमंत्री ने पीएम राहत स्कीम की लॉन्चिंग को मंजूरी दी। यह देश के हर नागरिक के लिए जीवन रक्षक सुरक्षा योजना है। इसके तहत दुर्घटना के शिकार लोगों को नकद भुगतान के जरिए इलाज मिलेगा। इस इलाज की सीमा 1.5 लाख रुपए होगी। एक्सीडेंट होने पर इलाज नहीं होने से किसी की जान नहीं जाएगी। पीएम मोदी ने लखपति दीदियों से जुड़ा बड़ा फैसला लिया। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट समय से पहले पूरा हो गया है। अब मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रख दिया गया है। पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ से किसानों को भी सौगात दी।
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ कर दिया गया। पीएम मोदी ने इनोवेशन इकोसिस्टम और युवाओं के लिए भी बड़ा फैसला किया। पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ के फंड के साथ स्टार्टअप इंडिया FOF 2.0 को मंजूरी दे दी। यानी पहले दिन नए दफ्तर में जो बड़े फैसले हुए उसमें महिलाएं भी थीं, युवा भी था, गरीब भी था, किसान भी था। वही किसान जिसके लिए राहुल गांधी माहौल बनाने का, अरे मोदी तो किसान को बर्बाद कर दिए अमेरिका से डील करके। पहला फैसला किसानों को लेकर कर रहे थे वो। सेवा, तीर्थ और कर्तव्य भवन, ये सब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी कोई भी रिफॉर्म करते हैं, कांग्रेस और इंडी वालों को आग लगनी तय है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हमलों से रुकते तो है नहीं। आप देखिए कि कैसे पीएम मोदी बड़े बड़े कामों को ताबड़तोड़ निपटा रहे हैं। 27 जनवरी यूरोपीय यूनियन से मदर ऑफ ऑल डील साइन की। 2 फरवरी अमेरिका से ट्रेड डील डन की। 12 फरवरी फ्रांस से सबसे बड़ी डिफेंस डील पर मुहर लगी। 16 फरवरी से भारत में पहली बार ग्लोबल AI समिट हो रहा है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। पीएम मोदी भारत में मेगा AI समिट करवा रहे हैं। यह भारत का पहला AI ग्लोबल समिट है, जिसकी भयंकर चर्चा है बॉस। आप इसके बारे में सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक AI समिट में 100 से ज्यादा देश आ रहे हैं, 15 से ज्यादा देशों के प्रमुख आ रहे हैं, 100 से ज्यादा कंपनियों के CEOs आ रहे हैं, 500 से ज्यादा सेशंस होने वाले हैं। आप सोचिए, जिस AI को दुनिया का भविष्य कहा जा रहा है, उसका सबसे बड़ा समिट पीएम मोदी करवा रहे हैं, और यह ग्लोबल साउथ का पहला AI समिट होगा। इस समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति आ रहे हैं, स्पेन के राष्ट्रपति, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री सब पहुंच रहे हैं। इसके अलावा 45 देशों से मंत्रियों का समूह आ रहा है। गूगल, डीप माइंड, ओपन AI के CEOs आ रहे हैं। निविडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, क्वालकॉम जैसे कंपनियों के CEO आ रहे हैं। मतलब दुनिया भर के बड़े बड़े लोग, सबसे शार्प माइंड्स, उनका जमावड़ा लग रहा है। उधर पीएम मोदी बड़े बड़े काम निपटा रहे हैं, इधर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। कल ही राहुल गांधी ने माहौल बना दिया था कि वो किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार उनके पीछे पड़ी। आज राहुल गांधी ने उसी माहौल को हवा देने के लिए संसद भवन में किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। इस बातचीत में क्या हुआ वो आपको बताऊंगा, उससे पहले सुनिए राहुल गांधी ने किसानों के साथ मीटिंग में कहा क्या, और कैसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को जवाब दिया। पहले एग्रीकल्चर में दरवाजा बंद था, मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता था। अब वो दरवाजा खोला है, अब उस खुले दरवाजे में जो भी उनको डालना होगा वो डाल देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भैया सोया पे है, इस पे है, उस पे है। मेन कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने दरवाजा खोल दिया, अब वो दरवाजे में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, जो भी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे इस डील में ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान को क्या मिला। मतलब हमने टैरिफ दे दिया, हमने एग्रीकल्चर दे दिया, हमने डेटा दे दिया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मिला क्या। नथिंग, सो जीरो। ना किसानों को कुछ दिया, ना किसी। ठीक है, हमारी पहले टैरिफ जो थी, मतलब उसको भी इंक्रीज कर दिया। पहले हमारी 3% होती थी, उसको 18 कर दिया, उनका नीचे कर दिया। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें है क्या। मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है। आपने जो कहा, हम तो तैयार हैं फुली इसको सपोर्ट करने में, क्योंकि ये देश के लिए बिल्कुल इन्होंने गलत कर दिया। हमारे अनाज उत्पादक किसान गेहूं, चावल, मक्का, सोया, मोटा अनाज पैदा करने वाले किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। हमारे प्रमुख फल और सब्जी उत्पादक किसानों के हितों को भी। कल राहुल गांधी ने किसानों की बात करते हुए कहा कि चाहे मुझ पर FIR कर दो, जेल में डाल दो, मैं किसानों की बात उठाता रहूंगा। आज कह रहे हैं डील में हमको मिला क्या, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। तो जब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर काहे के लिए जबरदस्ती विरोध कर रहे हैं? पहले किसी से ढंग से बैठ के समझिए, या पाठशाला देख लीजिए, समझ में आएगा। जब कह रहे हैं कि खुद ही कह रहे हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस डील में हमको मिला क्या है, तो फिर विरोध कौन बात का कर रहे हैं? पहले किसी के साथ बैठ के समझिए। आज राहुल गांधी ने किसान नेताओं को बुला लिया कि आइए मिलते हैं, बैठते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं। इशारा साफ है कि अब राहुल गांधी के एजेंडे पर न पूर्व आर्मी चीफ की किताब है, न एप्स्टीन फाइल है। अब राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा पकड़ने का सोचा है, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि यही वो मुद्दा है जो मोदी सरकार को फंसाने के काम आ सकता है। इसलिए अब राहुल गांधी किसानों की बात उठा रहे हैं। इंडिया US ट्रेड डील के खिलाफ कैसे देश भर में जल्द से जल्द आंदोलन चलाया जाए, इस पर राहुल गांधी ने किसान नेताओं से चर्चा की। कैसे आंदोलन चलाकर इस डील को रोका जाए और किसानों के अधिकारों की रक्षा की जाए, इस पर चर्चा हुई।
जानकारी के मुताबिक मुलाकात के दौरान किसान नेताओं ने मक्का, सोयाबीन, कॉटन, फ्रूट्स, नट्स के किसानों को लेकर चिंता जताई। राहुल गांधी ने करीब 17 किसान नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मिलने वाले ज्यादातर किसान नेता कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। कल जब से यह चर्चा तेज हुई कि बीजेपी इस बार राहुल गांधी को छोड़ने के मूड में नहीं है और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन ले आए हैं, तब से राहुल गांधी ने अपनी राजनीति की गाड़ी किसानों की तरफ घुमा दी। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन लोकसभा में पेश तो किया, लेकिन अब इस सब्सटैंटिव मोशन का क्या होगा यह बजट सत्र के दूसरे पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि आज बजट सत्र का पहला पार्ट खत्म हो गया। 9 मार्च को सत्र फिर से शुरू होगा। राहुल गांधी के खिलाफ मोशन को लेकर केंद्रीय संसदीय राज्य कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि एक बार सब्सटैंटिव मोशन एडमिट हो जाएगा, उसके बाद सरकार स्पीकर के साथ मिलकर इस पर चर्चा करेगी। फिर यह तय होगा कि इसे प्रिविलेज कमेटी या एथिक्स कमेटी किसे भेजना है या फिर इसे सीधे हाउस में लाया जाए, यह तय होगा। यानी भले ही सत्र खत्म होने से राहुल गांधी को कुछ दिनों की मोहलत मिल गई, लेकिन यह सब्सटैंटिव मोशन अभी उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, यह बहुत क्लियर है। राहुल गांधी के खिलाफ मोशन लाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए। साथ ही निशिकांत दुबे ने लिखा कि सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन और टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना राहुल गांधी जी के ऊपर मेरे ये आरोप हैं, जिस पर मैंने लोकसभा अध्यक्ष से बहस की अनुमति मांगी है। क्या लोकसभा में विपक्ष का नेता भारत के विभाजन की योजना सत्ता प्राप्ति के लिए बना रहा है? निशिकांत दुबे ने जो डॉक्यूमेंट साझा किए उसमें उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक संसदीय जांच समिति बनाने की मांग रखी। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं, उनके गलत कामों की जांच हो और उनकी सदस्यता रद्द की जाए। यानी निशिकांत दुबे भी अपने तेवर से यह बता रहे हैं कि वो राहुल गांधी को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। वो कभी लेटर लिख रहे हैं, कभी राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं। बीजेपी भी ये कह रही है कि राहुल गांधी अब बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने कहा कि कल दिन भर इस बात का इंतजार होता रहा कि राहुल गांधी ने जो लोकसभा में बोला है उसे साबित करेंगे, लेकिन राहुल गांधी तो भाग गए।